ये हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में AS7 अकाउंटिंग फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, हमने इसमें डिस्कस किया था अकाउंटिंग फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में कि इसमें बेसिकली जो लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और इसमें क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट एक अकाउंटिंग पीरियड से दूसरे अकाउंटिंग पीरियड में जाता है, तो प्रॉब्लम ये आता है कि प्रॉफिट जो रेवेन्यू है उसको रिकग्नाइज कब करें और कितना करें, वो हमको प्रॉब्लम आता है, इसमें इशू आता है। तो उसके लिए A7 है। A7 बताता है तरीका भी कि रेवेन्यू को रिकग्नाइज कैसे करना है, प्रॉफिट कैसे रिकग्नाइज करना है, उसका काउंटिंग कैसे करना है, ये हमको बताता है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था बेसिकली डेफिनेशन पे मैं नहीं जाऊँगा, हम पढ़ चुके हैं। तो उसमें ये हमने ध्यान दिया था कि A7 बोलता है कि रेवेन्यू को जो बुक्स में दिखाना है कॉन्ट्रैक्टर का लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में, वो दिखाना है परसेंटेज कंप्लीशन मेथड से। मतलब कि जैसे जैसे जितना जितना काम होते जाएगा उसके हिसाब से वो बुक्स में रेवेन्यू दिखाते जाएगा। मान लीजिए अगर फर्स्ट ईयर में 30% काम हुआ तो 30% रेवेन्यू दिखा सकता है और कॉस्ट माइनस करके उसका प्रॉफिट निकाल सकता है। ठीक है, फिर सेकेंड ईयर में जितना काम होगा उसी के अकॉर्डिंगली वो प्रॉफिट रेवेन्यू दिखाते रहेगा। परसेंटेज कंप्लीशन मेथड एक्रूवल मेथड को भी क्या करता है, कंसेप्ट को जस्टिफाई करता है। तो यही अलाउड है A7 के हिसाब से। ठीक है, अब परसेंटेज कंप्लीशन मतलब हुआ कि हमको ये चेक करना है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट किस स्टेज पे है, कितना हमारा काम हो चुका है, तो उसको बोलते हैं स्टेज ऑफ कंप्लीशन। तो स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकालने के लिए बोलते हैं 3 मेथड है। स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकालने के लिए हमारा 3 मेथड है। पहला हमारा कौन सा मेथड था, कॉस्ट टू कॉस्ट मेथड, कॉस्ट टू कॉस्ट मेथड था। ठीक है, दूसरा हमारा मेथड कौन सा था, फिजिकल प्रपोर्शन मेथड, फिजिकल प्रपोर्शन मेथड यूनिट बेसिस पे। और तीसरा हमारा था सर्वे, वहाँ जाके सर्वे करेगा कॉन्ट्रैक्टर, अपना आदमी को भेजेगा कंसर्ट आदमी को, तो जाके चेक करेगा, सर्वे करेगा, काम कितना हुआ, उसके हिसाब से वो परसेंटेज सर्टिफिकेट देगा कि आपका इतना काम हो गया, सर्टिफाई कर देगा। तो स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकालेंगे। हमने लास्ट क्लास में कॉस्ट टू कॉस्ट कैसे निकालते हैं वो पढ़ा था, उसका फॉर्मूला था। तो करना क्या होता है इसमें, बेसिकली कितना कॉस्ट हमारा टोटल लगेगा, कितना कॉस्ट हमारा टोटल लगेगा वो हमको एस्टिमेट करना होगा। ठीक है, और अब तक कितना कॉस्ट लगा है वो हमको पता होगा, उसके हिसाब से हमारा परसेंटेज कंप्लीशन निकल जाएगा। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था ठीक है, एक बार 9 नंबर ट्राई कर लेते हैं हम लोग। ये हमारा होमवर्क था, ये वाले क्वेश्चन एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ इसको। ठीक है, तो 9 नंबर में क्या दिया हमारा, 5 लाख का हमारा बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें बेसिकली 3 साल कंप्लीट होने में लगेगा और खर्चा लगेगा 4,05,000, ये तो एस्टिमेट किया हुआ है। ठीक है, फिर डेटा हमको दिया हुआ है कैसे कैसे लगा। फर्स्ट ईयर में बोलता है ये 1.5 लाख रुपए लग गया हमारा, और कितना लगेगा 3 लाख। बिलिंग अभी छोड़ दीजिए, जरूरत नहीं इसका। सेकेंड ईयर में 360 तक लग गया है और 40 और लगेगा, और थर्ड ईयर में 4,05,000 तक लग गया, तो फाइनल हो गया। तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। पहले वर्किंग कर लेते हैं हम लोग, परसेंटेज कंप्लीशन निकाल लेते हैं। परसेंटेज कंप्लीशन का फॉर्मूला था कॉस्ट टू डेट बाय कॉस्ट टू डेट प्लस एस्टिमेटेड कॉस्ट और कितना लगेगा इंटू 100। ठीक है, तो इसमें देखिएगा हमारा फर्स्ट ईयर में कितना, ईयर 1 में आते हैं 1.5 लाख लग गया है, 1.5 लाख हमारा लग गया, और कितना लगेगा ईयर 2 + 3 का
बोलता 3 लाख और लगेगा, ये 3 लाख हुआ इंटू 100, तो इससे परसेंटेज कंप्लीशन आ जाना चाहिए हमारा, आना चाहिए कितना 33% के राउंड आ रहा है। 1.5 लाख बाय 4,50,000, ये आ गया हमारा 33.33%। राउंड ऑफ करके 33 ले सकते हैं, अप्रॉक्स लिख दीजिएगा। ईयर 2 में आते हैं, ईयर 2 में कितना खर्चा लग गया, ईयर 2 तक 360, ठीक है। फिर नीचे कितना हो गया 360 प्लस और कितना लगेगा 40,000, 40 है ना, 40 है, ये हो गया हमारा इंटू 100, ये निकाल लीजिए कितना आएगा 90%। फिर आता है ईयर 3 में, इसमें तो पूरा हो गया, कितना लगा 4,05,000, ये तो फाइनल बाद में ना मालूम पड़ेगा। 4,05,000 प्लस नील कितना आ जाएगा हमारा 100%। ये हमारा हो गया परसेंटेज कंप्लीशन, ठीक है। अब हम क्या करें, इसमें रेवेन्यू रिकग्निशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ रेवेन्यू एंड प्रॉफिट, ठीक है। हमको प्रॉफिट और रेवेन्यू निकालना है 3 साल का। तो इसका एक फॉर्मेट पढ़े थे लास्ट क्लास में, आते पहले सीरियल नंबर या ईयर ले लेते हैं, ईयर हो गया, फिर पर्टिकुलर्स, ठीक है, फिर हो गया हमारा परसेंटेज, फिर हो गया हमारा ठीक है, इसको मैं यहाँ कर लेता हूँ, ईयर हो गया, फिर परसेंटेज यहाँ ले लेता हूँ, पर्टिकुलर्स हो गया, फिर पहले आएगा कुमुलेटिवली, फिर आएगा इंडिविजुअली, मतलब ईयर वाइज, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग फर्स्ट ईयर में। ईयर 1 में हमारा कितना परसेंट कंप्लीट हो गया 33.33%। तो हमको पहले यहाँ पर क्या लेना है रेवेन्यू, फिर यहाँ पर क्या लेना है कॉस्ट। रेवेन्यू हमारा कितना है 5 लाख का था ना शायद, हाँ 5 लाख हमारा रेवेन्यू है, तो 5 लाख का 33.33%, ठीक है। तो 5 लाख का 33.33% करेंगे तो 166,650 आ रहा है, ये हो गया हमारा। कॉस्ट हमको फर्स्ट ईयर में कितना था 1.5 लाख दिया हुआ है, गिवन है 150, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा हमारा प्रॉफिट 16,650। फिर आते हैं हम लोग इसमें ईयर 2 में, ईयर 2 में कितना काम हो गया 90%। रेवेन्यू ले लेते हैं 5 लाख का 90% कितना हो जाएगा 4.5 लाख, उसमें माइनस करेंगे कॉस्ट। कॉस्ट कितना हमारा लग गया इसमें 360 लग गया, इसको माइनस कर लीजिए 90,000 रुपये का प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। फिर आते ईयर 3, 100% काम हो गया। अब तो रेवेन्यू कितना लेंगे हम लोग 5 लाख का 100% कितना हो जाएगा 5 लाख माइनस कॉस्ट कितना लग गया 4,05,000, कितना प्रॉफिट हो गया 95, हमारा प्रॉफिट आ गया, ठीक है। अब ये जो डेटा है ना ये वाला, ये जो डेटा दिया है ये क्यूमुलेटिवली है, ये वाला जो है ये डेटा अप टू ईयर 1 है, ये अप टू ईयर 2 है, और ये वाला अप टू ईयर 3 है, ठीक है। तो हमको करना क्या होगा ईयर 1 का निकालना है, तो ईयर 1 का ही इसको एज लिख दीजिए 166,650 माइनस 1.5 लाख 16,650, ये हो गया। अब ये वाला जो है हमारा ये ईयर 2 तक का है और ये ईयर 1 का है,
ये 2 तक का, ये 1 का, तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। तो 4.5 लाख माइनस 166,650 283,350। कॉस्ट माइनस करिए 360 माइनस 1.5 लाख 2,10,000 कितना आ जाएगा 73,350। ये हो गया हमारा। ये ईयर 1 प्लस ईयर 2 का है और ये वाला किसका है ईयर 1 का, तो इन दोनों में से इसको माइनस किया तो 2 का निकल जाएगा ये वाला। और ये ईयर 3 तक का है और ये ईयर 2 तक का, तो इसमें से माइनस करिए तो 5 लाख माइनस 4.5 लाख कितना होगा 50,000 और 4 लाख 5 माइनस करिए तो कितना आएगा 45,000। तो प्रॉफिट निकाल लीजिए कितना आता है 5,000। ये हो गया हमारा। वेरीफाई कर सकते हैं। ईयर 1 का प्रॉफिट कितना आ रहा है 16,650। ईयर 2 का प्रॉफिट कितना आ रहा है 73,350 और ईयर 3 का प्रॉफिट कितना आ रहा है 5,000। इसको जोड़ लीजिए 95,000 आना चाहिए ये वाला। मैच कर लें 16,650 प्लस 73,350 प्लस 5,000, 95,000 आ गया। ये रहे, ठीक है। अब एक थोड़ा सा एक पॉइंट बताता हूँ, लेवल का क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। एट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा क्वेश्चन है वाला बहुत, ठीक है। हटाना पड़ेगा उसको। क्लियर है वाला। एट नंबर देखिए क्या बोलता है। एक्स लिमिटेड ने एक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट लिया फॉर ब्रिज, ठीक है, जो 3 साल में बनेगा, ठीक है। डिटेल इसका दिया हुआ है। इनिशियली जब काम शुरू किए थे तो एस्टिमेशन था कि 900 करोड़ का रेवेन्यू आएगा इनिशियली स्टार्टिंग में, ये रेवेन्यू है। और इनिशियली एस्टिमेट किए थे कितना 800 करोड़, तो इनिशियली है। देखिए हम प्रॉफिट जो निकालेंगे, रेवेन्यू निकालेंगे साल के एंड में निकालेंगे, ईयर एंड में। तो ये जो एस्टिमेशन है कॉन्ट्रैक्ट लेने के टाइम पे है, तो ये चेंज हो सकता है, वैसा ही क्वेश्चन है। तो इनिशियली डिसाइड किए थे 900 करोड़, कॉस्ट कितना था 800 करोड़, तो काम 3 साल का है ना। क्या बोलता है इसमें देखिए अब ईयर 1 में देखिए क्या हुआ। ईयर 1 में एस्टिमेशन किया, अब बोलता 805 लगेगा। तुमको 800 से मतलब ही नहीं है, किससे मतलब है 805 से, ठीक है। और अब तक कितना खर्चा लग चुका है 161। ये जो है ना एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट ईयर 1, ये टोटल है, ये टोटल होता है, टोटल होते वाला, तो आपको इकट्ठा दे दिया, ठीक है। फॉर्मूला वही रहेगा, बस फिगर का प्रेजेंटेशन डिफरेंट है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर ईयर 2 में क्या हुआ ना, ईयर 2 में क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू को बोलता है 20 करोड़ से बढ़ेगा। पहले एक्चुअली कितना था 900, अब कितना हो जाएगा 920, और कॉस्ट और बढ़ेगा कितना से 15, तो ऑलरेडी 805 था, अब कितना हो जाएगा 820। और कॉस्ट इनकर्ड अप टू कितना हो गया, अब ईयर 2 तक 584, इतना खर्चा लग गया। और थर्ड ईयर में भी 820 तो लगना ही था, 805 प्लस 15 820 लग गया। एक पॉइंट और नया आया, बोलता है ईयर 2 में क्या हुआ। ईयर 2 मतलब कौन सा, कितना खर्चा कर चुके हैं हम लोग, ईयर 2 तक खर्चा ये कर चुके हैं हम लोग 584, ये वाला देखिए। बोलता है 584 के अंदर में 10 करोड़ खर्चा ऐसा है जो मटेरियल को साइट में रख दिए हैं बट अभी तक यूज़ नहीं हुआ है। देखिए कुछ भी हो हमको कंसेप्ट तो फॉलो करना है, एक्रूअल, कुछ भी हो हमको कंसेप्ट तो फॉलो करना है, एक्रूअल कंसेप्ट फॉलो करना है। तो एक्रूअल कंसेप्ट में ये होगा कि हम प्रॉफिट जब भी निकालते हैं तो कितना खर्चा यूज़ हो चुका है, स्पेंट नहीं, यूज़ हो चुका है। तो सेकेंड ईयर तक 584 खर्चा कर दिए थे, सेकेंड ईयर तक 584 खर्चा कर दिए थे, बट एक्चुअली देखा जाए तो उसमें 10 करोड़ का ऐसा मटेरियल है जो अभी तक यूज़ नहीं हुआ। तो क्या करेंगे, उसको माइनस करेंगे, तो यूज़ ही नहीं हुआ, कब यूज़ होगा नेक्स्ट ईयर में,
ठीक है। तो पहले हम निकालते हैं इसका परसेंटेज कंप्लीशन। फॉर्मूला वही रहेगा, ईयर 1 कौन सा नंबर है, एट नंबर, ठीक है। कितना लगा फर्स्ट ईयर में कॉस्ट टू डेट 161, नीचे कॉस्ट टू डेट प्लस एस्टिमेटेड कॉस्ट दोनों मिला के आपको डायरेक्ट दे दिया, कितना 805, ठीक है, इंटू 100, तो 161 बाई 805 20%, ठीक है। ये हुआ ईयर 2। ईयर 2 तक हमारा खर्चा कितना लग चुका है, ईयर 2 तक, ये अप टू है ना, अप टू ईयर 2 तक कितना खर्चा लग चुका है हमारा 584, बट इसमें से इंक्लूड्स ₹10 करोड़ टू बी यूज्ड इन ईयर 3। इसको ईयर 3 में इसका प्रोविजन बताऊंगा, ये इस पे लिखा हुआ है इसका प्रोविजन, नॉर्मल सा कंसेप्ट है इसमें। 584 खर्चा कर तो दिए, बट एक्चुअली 10 करोड़ का मटेरियल लगा ही नहीं, तो काम तो नहीं हुआ ना। मटेरियल साइड में रख देना और यूज़ करने में अंतर है, यूज़ नहीं हुआ, हटा दिए इसको, 10 हटा दिए। नीचे क्या आएगा टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट हमको पता है 805 प्लस 15 820। अब ध्यान दीजिएगा, ये इसके अंदर में 10 करोड़ जुड़ा हुआ है, कभी ना कभी तो लगेगा ना, इसमें हमको टोटल कॉस्ट लेना है। बट ध्यान दीजिए 584 में 10 करोड़ यूज़ नहीं हुआ, तो हटा दिए उसको, हम तो वही लेंगे ना जितना यूज़ हुआ है, इंटू 100, 584 बाई 820 नहीं 574 बाई 820 70%, ठीक है। और ईयर 3 में आते हैं, सिंपल था 820 बाई 820 इंटू 100, कितना परसेंट काम हो गया 100%, ठीक है। अब निकाल लेते हैं इसको हम लोग, निकल जाएगा, अब दिक्कत नहीं होगा। देखिए ये थोड़ा कंसेप्ट ध्यान दीजिएगा ना, क्वेश्चन में थोड़ा और डिफरेंट कर सकता है। क्वेश्चन में पहले परसेंटेज कंप्लीशन निकाल के आपको बता दूंगा, बाकी आप कर लीजिएगा, ठीक है। अभी से बनाते हैं हम लोग। ईयर 1 में आते हैं, कितना परसेंट काम हुआ 20%। रेवेन्यू ले लो पहले, रेवेन्यू कितना हो गया, रेवेन्यू तो चेंज हो गया ना। ईयर 1 में रेवेन्यू कितना था, देखिए स्टार्टिंग में रेवेन्यू कितना एस्टिमेट 900 करोड़ एस्टिमेट किए थे। रेवेन्यू चेंज कब हुआ है, रेवेन्यू 20 करोड़ का सेकंड ईयर में चेंज हुआ है। क्या हमको फर्स्ट ईयर में पता था कि रेवेन्यू चेंज होगा, तो हम 900 करोड़ से बनाएंगे, ये ध्यान दीजिएगा। तो 900 ये सब फिगर किस में आएगा, करोड़ में। 900 करोड़ इंटू कितना 20%, 180 करोड़। लेस करिए कॉस्ट, कॉस्ट हमको पता ही है 161, कितना प्रॉफिट आएगा 19, ठीक है। ईयर 2 में कितना 70। ईयर 2 में रेवेन्यू चेंज हो गया है, अब 900 नहीं है 920 है, 920 करोड़ हो गया। तो 920 का लेंगे हम लोग 70%, 644। ध्यान दीजिएगा इस पर, 920 का 70%, 644, उसमें माइनस करिए कॉस्ट, 584 नहीं 574, ठीक है 70 हो गया। लास्ट ईयर में आते हैं 100% रेवेन्यू, अब तो पूरा लेना है 920 का 100% कितना हो जाएगा 920 करोड़। लेस कॉस्ट हमको पता ही कितना है 820, तो हमारा आंसर तो 100 करोड़ आएगा टोटल। ओके प्रॉफिट अब निकाल लेते हैं हम लोग यहाँ पर इंडिविजुअली। तो फर्स्ट ईयर को तो इतना ही आएगा, सेकेंड ईयर में देख लीजिए 644 माइनस 180 और 574 माइनस 161,
तो 644 माइनस 180 464 और 574 माइनस 161 413 51 और 920 माइनस 644 और 920 माइनस 644 कर लें 276 और 820 माइनस 574 246 30 आ गया। चेक कर लेते हैं। ये हो गया हमारा ईयर 1 में कितना प्रॉफिट आया 19, ईयर 2 में कितना आया 51, ईयर 3 में कितना आया 30, 100 प्रॉफिट आ रहा है। इसके ऊपर लेवल नहीं पूछेगा, ठीक है। 1951 30 मैच कर गया, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, मैं खाली परसेंटेज कंप्लीशन निकाल दूंगा उसका, बाकी आप बना लीजिएगा, वही इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए, ये रफू 3rd नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ठीक है। वो थोड़ा समझना होगा, थोड़ा समझना होगा। हटा रहा हूँ इसको मैं, आगे बना लीजिएगा इसको, धीरे। हाँ, इसका मैं ये जो बताया ना अभी, ये वाला साइट में मटेरियल का, पहले प्रोविजन बता देते हैं इसका आप लोगों को। देखिए प्रोविजन यहाँ लिखा हुआ है, देखिए ये वाला पॉइंट देखिए, जब कोस्ट टू कोस्ट वाला फॉर्मूला से हम परसेंटेज कंप्लीशन निकालते हैं, से जो कंप्लीशन बोलता है वाइल कैलकुलेटिंग द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट टू डेट, अब तक का कोस्ट का परसेंटेज निकाल रहे हैं भी कितना % काम कोस्ट के बेसिस पे हुआ। बोलता है इसको हटा दो आप, ये 2 पॉइंट को हटा दो, मतलब इसको खर्चा नहीं मानना है। पहला वही जो मैंने बोला, ऐसा खर्चा जो आपने किया है, चाहे वो लेबर को या मटेरियल, कोई भी ऐसा खर्चा जो किसी को दे दिया है या पैसा लग गया है लेकिन अभी तक यूज़ नहीं हुआ है, उसका यूज़ कब होगा नेक्स्ट ईयर में, एडवांस, क्लोजिंग स्टॉक, उस तरह का, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट दैट रिलेट टू द फ्यूचर एक्टिविटी ऑन द कॉन्ट्रैक्ट सच एज कॉस्ट ऑफ मटेरियल, जिसको डिलीवर तो कर दिए हैं साइट पे बट अभी तक यूज़ नहीं किए हैं, तो फिर ये नेक्स्ट ईयर के खर्चे में आएगा, ठीक है। और दूसरा, सब कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट किया एडवांस में, तो काम ही नहीं हुआ तो एडवांस पेमेंट है, तो ये तो आपका खर्चा नहीं है, तो नेक्स्ट ईयर में जब काम हो जाएगा तब खर्चे में आएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं 3rd नंबर का परसेंटेज कंप्लीशन में निकाल देता हूँ आप लोगों को पहले एक बार। देखिए 3rd नंबर का खाली परसेंटेज निकालूंगा, बाकी बना लीजिएगा आप लोग, ठीक है। देखिए पी लिमिटेड ने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया कंस्ट्रक्शन करने का, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है, कंसिडरेशन था इसका 20 लाख रुपया, 3 साल में काम खत्म करना है, ठीक है। ईयर 1 में हमारा जो कॉस्ट था, ईयर टोटल कॉस्ट इनकट कुमुलेटिव, ईयर 1 तक 3.5 लाख लगा है और कितना लगेगा 12, ठीक। ईयर 2 तक कितना लगा है 930 और कितना लगेगा 7, और ईयर 3 तक कितना लग गया 1650, ठीक है। अब एक थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 3.5 लाख 930 में जुड़ा हुआ है, 3.5 लाख जो है वो 930 में जुड़ा हुआ, 930 1650 में जुड़ा हुआ है, सब कुमुलेटिव जा रहा है, ठीक है। अब एक पॉइंट देख लीजिए, अब एक पॉइंट देखिए वाला, इसी क्वेश्चन का है 3rd का, यही वाला है ना। क्या बोलता है देखिए, बोलता है कि 930 के अंदर में 30,000 मटेरियल का खर्चा जुड़ा हुआ है जो यूज़ नहीं हुआ, जिसका यूज़ कब करेंगे ईयर 3 में। तो 930 के अंदर में ध्यान दीजिए, 936 देखिए खर्चा तो होगा और वो यूज़ भी होगा, खर्चा लग गया बट यूज़ नहीं हुआ, तो सेकेंड ईयर के अंदर 930 के अंदर 30,000 का मटेरियल है जिसका यूज़ कब होगा ईयर 3 में, तो उसको ईयर 3 में लेंगे ना। तो बस करना कुछ नहीं है,
ईयर 2 के खर्चे से उसको हटा देना है। टोटल खर्चे में तो रहेगा, खर्चा तो लगा ना, बट उसको ईयर 2 के कॉस्ट टू डेट से हटा देना है। करना क्या देखिए यहाँ पर, ये हुआ फार्मूला, परसेंटेज निकाल के दिखा रहा हूँ। देखिए 2 तरीका से बता देता हूँ मैं, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, कॉस्ट टू डेट। फर्स्ट ईयर में कितना है 3.5 लाख, फिर 930, फिर कितना है 16,50,000, ठीक है, प्लस एस्टिमेटेड और कॉस्ट कितना लगेगा 12 लाख, 7 लाख, और ये हो गया। इसको अगर आप जोड़ लें तो क्या निकल जाएगा, टोटल कॉस्ट 15,50,000, 16,30,000, 16,50,000, ये हुआ, ठीक है। अब इसमें क्या समझिए, डायरेक्ट भी निकल जाएगा, इस फॉर्मूले से भी निकल जाएगा। तो पहले मैं फॉर्मूला से बता देता हूँ। फॉर्मूले से ईयर 1 में आते हैं, पहले क्या लिखा है, कॉस्ट टू डेट, ऊपर कितना रहेगा 350, नीचे कितना रहेगा 350 प्लस 12 लाख, नहीं रहेगा। मैं डायरेक्ट ये फिगर लिख सकता था यहाँ पर, इंटू 100, 350, 1550, 350 बाई 1550, 22.58%, ये आ गया हमारा 22.58%। ईयर 1 का हुआ, ये चेंज होगा, 26 क्यों बोल रहा है, 350 बाई 1550 ना, ठीक बनाया मैंने, 350 बाई 1550, ठीक है, वो चेंज कर लीजिए, गलती होगा वो, ये हुआ। अब ईयर 2 में आते हैं, ठीक है बोला। ईयर 2 में जब आते हैं हम लोग तो क्या करेंगे, इस केस में 930 ऊपर रहेगा, नीचे कितना रहेगा 930 प्लस 7। अब इसके अंदर में 30,000 जो है उसका, ये ईयर 2 का है ना, ये ईयर 2 का है, इसका यूज़ कब होगा, ईयर 3 में नहीं यूज़ होगा इसका। तो ये खर्चा ईयर 3 में बुक करना चाहिए हमको, ईयर 2 में तो बुक नहीं करना चाहिए, तो इसको यहाँ से हटाना होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर इसमें से हम 30,000 क्या करेंगे, निकालेंगे। इसमें से भी 30,000 क्या करना होगा, निकालना होगा, बट इसमें तो 30,000 जोड़ना होगा ना। फिर थोड़ा कॉम्प्लिकेट लगेगा, बट डायरेक्ट भी बन जाएगा। देखिए ध्यान से, ईयर 2 में 930 है टोटल, ईयर 2 में 930 हमारा लगेगा, लग गया, और ईयर 3 में कितना लगेगा 7। इतना कैश और देना होगा, बट 30,000 का यूज़ कब होगा, ईयर 3 में। तो टोटल कॉस्ट में तो 30 आएगा ना, टोटल कॉस्ट में तो 30 आएगा, क्योंकि खर्चा तो लगना है ना, यूज़ तो होना ही है। तो 930 प्लस 7 लाख तो कितना हो गया 16,30,000। तो 30 हटा दो और 30 जोड़ दो, बात तो वही पड़ेगा, क्योंकि 30 ऑलरेडी इसमें जुड़ा है तो इसमें भी जुड़ा रहेगा। मैंने यहाँ से हटाया और यहाँ पर जोड़ दिया, तो अल्टीमेटली 30 उसमें एडेड है, तो इतना करने का जरूरत नहीं है। बट हाँ, खाली ये वाला माइनस कर दो आप, तो कितना आ जाएगा हमारा 9 लाख बाई कितना 16,30,000 इंटू 100। $55.21, ठीक है। वो पहला वाला खाली परसेंटेज गलत था, चेंज कर लीजिएगा। ये आ गया हमारा कितना 55.21। आज जब ईयर 3 में आएंगे, ईयर 3 में कॉस्ट रेट कितना लेंगे 1650। एस्टिमेशन चेंज हो गया, कॉस्ट बढ़ गया हमारा, और ये ऑलरेडी इसके अंदर में इंक्लूड है कितना 30,000 जुड़ा हुआ है, 30 जुड़ा हुआ है इसके अंदर में। तो कितना हो जाएगा 1650 प्लस नील, और तो खर्चा लगेगा नहीं, इंटू 100, कितना परसेंट आ जाएगा हमारा 100%। हो गया काम।
ये परसेंटेज आ गया हमारा। तो 22 में इसको ठीक कर लीजिएगा, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। बट यहाँ पर डायरेक्ट कर लेते हैं, इतना लंबा करने का मतलब नहीं था। देखिए ये हो गया आपका, इसको मान लीजिए A, इसको मान लीजिए B, इसको मान लीजिए C, तो डायरेक्ट कर सकते हैं आप। तो परसेंटेज कंप्लीशन कितना हो जाएगा हमारा, ठीक है, A/C इंटू 100, चलो डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, A/C इंटू 100, A/C इंटू A ना 3.5 लाख बाई 1550, 22.58, बट 930 बाई ये नहीं करेंगे, लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ अभी 55.21 आफ्टर एक्सक्लूडिंग कितना, TCR खाली माइनस कर देना होगा बस, TCR माइनस करके निकालना होगा, और ये TCR कितना हो जाएगा 100%, बस हो गया। टाइम बचेगा, टाइम बचेगा, अगला वाला कर लीजिएगा, मेरे को स्टेटमेंट बना लीजिएगा आप लोग इसका, ठीक है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखिए ये वाला पहला पार्ट हुआ, एक और देखिए इसमें अब, एट नंबर पॉइंट देखिए, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक हुआ। एक क्वेश्चन इससे जो पढ़े इससे आ सकते हैं इस तरह से, या फिर अभी जो पढ़ेंगे उससे आ सकते, दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, मैं इसको बता रहा हूँ। देखिए 8 नंबर पॉइंट क्या है, प्रोविजन फॉर एक्सपेक्टेड लॉस। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें है क्या ना, समझिए बात को। जब कॉन्ट्रैक्ट शुरू करते हैं ना, शुरू करने के पहले मान लीजिए कि कैसे भी उसको लिए हों, एग्रीमेंट हो या फिर मान लीजिए कि ऑक्शन वगैरह पे हो, या जिस तरह से हमने टेंडर वगैरह डाला था तो कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया, ऑब्टेन किया। जब कॉन्ट्रैक्ट ऑब्टेन करते हैं ना तो दो चीज़ का ज़रूरत पड़ता है ना। जब कॉन्ट्रैक्ट ऑब्टेन करते हैं तो दो चीज़ का ज़रूरत पड़ता है, कितना खर्चा लगेगा और कितना रेवेन्यू आएगा, ठीक है। कितना खर्चा लगेगा और कितना रेवेन्यू आएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट जो होता है वो स्टार्टिंग में एस्टिमेट किया जाता है। एक बार कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट जो होगा स्टार्टिंग में एस्टिमेट किया जाएगा कि कितना लगेगा, और ये एस्टिमेशन बार बार क्या हो सकता है, चेंज भी हो सकता है, ठीक है। तो जब भी कोई आदमी कॉन्ट्रैक्टर जो है वो कॉस्ट एस्टिमेशन करेगा, वो हर चीज़ को लेके चलेगा। मतलब इतना खर्चा वो लग रहा होगा, हो सकता है बाद में मटेरियल का प्राइस बढ़ जाए, ठीक है, या कोई लेबर का प्राइस बढ़ जाए, कुछ और खर्चे जो हैं वो खर्चे और लग सकते हैं, वो बढ़ जाएँ। तो क्या होगा कि खर्चे वगैरह चेंज हो सकते हैं, और जहाँ खर्चे वगैरह चेंज होंगे कॉस्ट भागेगा और प्रॉफिट क्या हो जाएगा, क्योंकि रेवेन्यू तो उतना ही है ना, तो प्रॉफिट क्या हो सकता है, कम हो सकता है। अब मेन पॉइंट क्या है कि सपोज करिए एक कॉन्ट्रैक्ट है, सपोज करिए 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 3 साल का। एस्टिमेटेड जो कॉस्ट था वो 10 लाख था, और जो रेवेन्यू है वो 12 लाख का है। तो ये तो एस्टिमेट नहीं किया होगा, तो 2 लाख रुपए का रेवेन्यू प्रॉफिट आएगा, जो भी एस्टिमेट करके लग रहा है। हो सकता 2 लाख से थोड़ा सा ऊपर हो या 2 लाख से क्या हो कम हो, लेकिन प्रॉफिट आने का पॉसिबिलिटी है। अब सोचिए, मान लीजिए सपोज ड्यूरिंग ईयर 1 जो कॉस्ट था ना वो 3 लाख से बढ़ गया, 3 लाख से बढ़ गया ड्यू टू सम अनसर्टेन इवेंट। कॉस्ट 3 लाख से भाग गया, कोई अनसर्टेन इवेंट हो गया। मतलब जैसे सपोज करिए कोई कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए कि कोई बिल्डिंग बनाना है, कोई स्ट्रक्चर खड़ा करना है, तो नीचे फाउंडेशन ले करना होगा, फाउंडेशन लगाना होगा, बनाना होगा। तो हुआ क्या, जब काम शुरू कर रहे थे तो मालूम पड़ा उसमें बहुत बड़ा पत्थर निकल गया, चट्टान निकल गया उसके अंदर में, तो उसको तो तोड़ना पड़ेगा।
तो हो सकता है उससे कुछ खर्चा हमारा क्या हो जाए, बढ़ जाए, या कोई और कारण से कोई गलती हो गया, कुछ भी ऐसा रीज़न जो स्टार्टिंग में एस्टिमेट नहीं कर पाए थे या हमारे कंट्रोल के बाहर था। तो ड्यूरिंग ईयर 1, ईयर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कॉस्ट 3 लाख से क्या हो गया, बढ़ गया, अराउंड एस्टिमेट है। अब समझिए ध्यान से, ईयर 1 में आते हैं तो 3 लाख से हमारा कॉस्ट बढ़ गया। तो कॉस्ट ओरिजिनली कितना था, 10, कॉस्ट हमारा बढ़ कितना गया, 3 लाख से। अब जो आपका टोटल कॉस्ट है वो कितना हो रहा है, 13 लाख रुपया, और रेवेन्यू हमारा कितना है, 12 लाख। अब जो प्रॉफिट आ रहा था 2 लाख रुपए का, अब यहाँ पर क्या आएगा बताइए, 1 लाख रुपए का लॉस आने का चांस है। तो यहाँ पर क्या है, लॉस हमारा यहाँ पर एक्सपेक्टेड है, लॉस हमारा यहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि हो सकता है। तो इस केस में ये हेडिंग हमारा प्रोविजन फॉर एक्सपेक्टेड लॉस। कुछ भी ऐसा कारण से लॉस, हमारा खर्चा बढ़ गया जो हमने प्री डिटरमाइन नहीं किया था या हमने गलत एस्टिमेट किया, तो बोलता है कि अगर उस कारण से अगर आपका खर्चा टोटल रेवेन्यू से, टोटल कॉस्ट आपका टोटल रेवेन्यू से ज़्यादा हो जा रहा है, बोलता है वेट मत करो, तुरंत का तुरंत उस लॉस को पीएल में दिखाओ। उसका आप क्या करो, बुक्स में प्रोविज़न, क्योंकि लॉस अभी हुआ नहीं है, ये खर्चा अभी हुआ नहीं है, बट होने का चांस है। तो एक कंसेप्ट था ना अकाउंट्स में, हम पढ़ते ही हैं, कंजर्वेटिज्म, बोलता है लॉस होने वाला है तो वेट मत करो, तो उसको दिखा दो। इवन इनकम टैक्स में भी ये वाला जो प्रोविज़न अलाउड होता है पीजीबी में, ध्यान दीजिएगा, इसको लिंक करिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। बोलता है कि अगर किसी कारण से आपका जो टोटल कॉस्ट है, मतलब जितना हो चुका और जितना और लगेगा, वो खर्चा जो है आपके रेवेन्यू से ज़्यादा होने वाला है, बोलता है वेट मत करो, आप क्या करो, प्रोविज़न करके उसको पीएल में क्या कर दो, डेबिट कर दो। तो उसका प्रोविज़न वही पढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ पर। आइए देखिए, बोलता है व्हेन इट इज़ प्रोबेबल दैट, पॉसिबल यानी कि चांसेस है, 50% से ज़्यादा चांसेस है कि जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट होगा वो क्या हो जाएगा, टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू से एक्सीड हो जाएगा। टोटल जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है वो टोटल रेवेन्यू से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो बोलता है एक्सपेक्टेड लॉस को आप एक्सपेंस दिखा दो, उसको पीएल में क्या कर दो, डेबिट कर दो, वेट मत करो उसका। बोलता है चाहे काम शुरू नहीं हुआ तब भी दिखा दो, काम किसी भी स्टेज में तब भी दिखा दो, या हो सकता है कि हमारे दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉफिट है, बोलता नहीं उसमें प्रॉफिट है, एडजस्ट हो जाएगा, बोलता नहीं, बोलता है ये कॉन्ट्रैक्ट अलग है, वो कॉन्ट्रैक्ट अलग है, तो बोलता है कि उसको अलग दिखाना है, इसको अलग दिखाना है, इसका लॉस तो बुक करना होगा आपको, ठीक है। ये हमारा प्रोविजन है इसका। तो पहले भी क्वेश्चन इसका बनाते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल था, 4 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछ लेता है, 4 से 5 है, वेरी करता है। आइए क्वेश्चन देखिए, नहीं सिंपल तो कोई भी क्वेश्चन उठा लेता हूँ, बड़े सारे क्वेश्चन इसके बनेंगे। ये देखिए ना, क्वेश्चन नंबर 2, 31/12/11 को विश्वकर्मा कंस्ट्रक्शन कंपनी ने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया था बिल्डिंग बनाना है, कितना का, 85 लाख, 85 लाख का बिल्डिंग बनाने का टारगेट था, मतलब रेवेन्यू था ये वाला। 31 मार्च 12 मतलब अराउंड 3 महीने बाद ही कंपनी को लगा कि इसने ऑलरेडी खर्चा 64.99 लाख तो कर दिया है, और बोलता है कि और एस्टिमेट किया तो खर्चा 32 लाख 1,000 और लगेगा, ठीक है। तो बोलता है व्हाट इज द एडिशनल प्रोविजन फॉर फोरसीएबल लॉस विच मस्ट बी मेड इन द फाइनल अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च 12। तो ये 7 के हिसाब से बोल रहे थे। पहले एक वर्किंग करता हूँ मैं, देखिए वर्किंग, देखिए एक्चुअल कॉस्ट कितना इनकर्ड हो चुका है, 64.99 शायद, और एस्टिमेटेड कितना है, 32 लाख 1,000। इसको जोड़ेंगे तो 97 लाख आना चाहिए। ठीक है भैया, आएगा
6499 97 लाख, इतना हमारा क्या है टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। उसमें से लेस कर दीजिए रेवेन्यू। रेवेन्यू कितना का है हमारा 85 लाख का था, 85 लाख का रेवेन्यू, यानी कि अभी काम पूरा भी नहीं हुआ। क्या पॉसिबिलिटी है 12 लाख का लॉस क्या है एक्सपेक्टेड है, इतना लॉस होने का चांस है पूरा। पर एक बात को समझिए, ठीक है, ये तो लॉस आ गया, लॉस आ गया, बट काम ये लॉस जो है ना, जो हमारा लॉस है ये टोटल लॉस है, तो कुछ काम कर भी तो दिए हैं। अगर आप ध्यान दें 31/12/11 का है, मतलब 31 मार्च 12, 31 मार्च 13, 1/4/2011, 31/12/2011, तो ये वाला साल हुआ 11/12, ये वाला साल हुआ 12/13, तो यहाँ तक कॉस्ट हमारा 6499 लग चुका है, और कितना लगेगा 32,01,000, तब जाके हमारा टोटल कॉस्ट कितना आएगा 97। यानी कि ये 97 जो कॉस्ट है वो 11/12/13 का हुआ, तो लॉस भी तो दोनों साल का हुआ। तो सारा लॉस एक्सपेक्टेड नहीं है, कुछ काम तो हो ही गया है, इतना खर्चा तो हमने कर ही दिया है, तो जो काम हो गया उसका लॉस एक्चुअल होगा, और जो काम होने वाला है उसका लॉस क्या होगा एक्सपेक्टेड, मतलब एस्टिमेटेड, और इतना होगा। तो करना क्या होगा, एक इसी के नीचे करिए, पहले निकाल लीजिए परसेंटेज कंप्लीशन कितना है, वर्किंग नोट 2 कर लेते हैं। परसेंटेज कंप्लीशन कितना है हमारा, वही फॉर्मूला, कॉस्ट टू डेट बाय टोटल कॉस्ट 200, ठीक है। तो कॉस्ट टू डेट हमारा कितना हुआ 6499, ये हुआ कॉस्ट टू डेट। टोटल कॉस्ट कितना 97 लाख, ये भी आ गया। इसको निकालते हैं, परसेंटेज कितना आएगा, %67, यानी कि 67% एक्सपेंस इनकर कर दिए हैं, 67% एक्सपेंस इनकर कर दिए हैं, तो 67% यानी कि हमारा काम हो गया, यानी कि जो पूरा हमारा खर्चा है ये वाला, ये इसका 67% है। जाहिर सी बात है ये कितना होगा, ये वाला ये 33% होगा। तो जो आपका लॉस आ रहा है 12 लाख, वो तो टोटल लॉस है ना, जो 12 लाख आ रहा है वो टोटल लॉस है। तो 12 लाख में से 67% जो लॉस होगा वो कौन सा होगा, एक्चुअल होगा, ठीक है। तो एक्चुअल जो लॉस है वो कितना हो जाएगा 12 लाख का 67%, 8,04,000, क्योंकि उतना खर्चा तो हो ही गया। और एस्टिमेटेड लॉस कितना है हमारा एक्सपेक्टेड 12 लाख का, बैलेंस हो गया, मतलब 33% बोल लीजिए, बैलेंसिंग फिगर 396, ये हो गया भाई, इतना खाली कर देना आपको, ये बैलेंसिंग फिगर हो गया, क्योंकि 12 लाख का लॉस हमको पता ही टोटल कितना है। हमारी बात को मतलब देखिए, मतलब ये हुआ जो रेवेन्यू है वो है 85 लाख, और जो कॉस्ट है वो हमारा है 97 लाख, ठीक है। अब इसका जो लॉस आ रहा है वो कितना आ रहा है हमारा, इसी का ना लॉस आ रहा है 12 लाख का। तो 97 में से 6499 स्पेंड कर दिए हैं, और 32,01,000 और लगेगा। यानी ये जो हमारा खर्चा हुआ, इसको ऐसे समझिए, ये जो हमारा खर्चा है ये 100% है, उसमें से 67% कंप्लीट हो गया है, तो कितना बचा हुआ है 33%। तो जो लॉस है हमारा 12 लाख रुपए का,
वो 12 लाख का जो लॉस है वो टोटल है। तो इसका और इसका क्या करना होगा, बाइफरकेट करना होगा ना। इसका इसके रिस्पेक्ट का जो लॉस होगा वो एक्चुअल होगा, और इसका जो लॉस वो कौन सा होगा, एक्सपेक्टेड और होने वाला। तो ये हुआ हमारा 12 लाख में लॉस में से ये एक्चुअल लॉस है, ये वाला कौन सा होगा, एक्सपेक्टेड। ये हमारा टोटल लॉस होगा। ये वर्किंग कर दीजिएगा पहले आप। अब इसका प्रोविजन लिखना होगा। बता रहा हूँ इसको मैं। अगर ये क्वेश्चन आया तो पहले प्रोविजन लिखिएगा। ये हमारा वर्किंग हो गया इतना, ठीक है। एज पर AS 7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, when it is probable that total contract जो कॉस्ट है वो एक्सीड कर जाएगा टोटल रेवेन्यू से, देन एक्सपेक्टेड लॉस शुड बी एक्सपेंस। उसको PL में दिखा दो, यानी PL में क्या कर देना होगा, उसको डेबिट कर देना होगा। इवन वेदर वर्क इज नॉट स्टार्टेड, काम शुरू नहीं भी हुआ है अभी तक, या वर्क इज एट एनी स्टेज ऑफ कंप्लीशन, किसी भी स्टेज पे है, या फिर देयर इज ए प्रॉफिट इन अदर कॉन्ट्रैक्ट्स। दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, प्रॉफिट है, बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो गया हमारा। Therefore, during current year 11-12 total loss of 12 लाख to be recognized, including 8,04,000 कौन सा होगा, एक्चुअल लॉस। बाकी एस्टिमेटेड। ये हमारा प्रोविज़न हुआ। इसको याद कर लीजिएगा, वर्डिंग को इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। एक और मैं खाली ये वाला खाली करके दिखा रहा था, बाकी प्रोविज़न तो वही रहेगा। लास्ट में एक कंक्लूजन लिख लीजिएगा, लास्ट में कंक्लूजन एक और देख लीजिए। इस तरह से ही रहेगा क्वेश्चन बस। जैसे 1 नंबर देखिए, 1 बना देता हूँ खाली मैं, ठीक है। अब बनेगा क्वेश्चन, मोटामोटी सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। हटा रहा हूँ इसको मैं। खाली परसेंटेज कंप्लीशन निकालूंगा मैं, सॉरी एक्सपेक्टेड लॉस निकालूंगा बस मैं। खाली परसेंटेज भी निकालना ही पड़ेगा। देखिए 1 नंबर, एक कॉन्ट्रैक्ट था ब्रिज के ऊपर, सॉरी रिवर के ऊपर एक ब्रिज बनाना है। डिटेल हमको दिया हुआ 31 मार्च 12 का। टोटल कॉन्ट्रैक्ट जो प्राइस है वो 1,000 लाख है। रेवेन्यू जो 1,000 लाख है टोटल। कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड मतलब कितना काम आपका हो चुका है 500, ये सर्टिफाई हो गया। और 105 का ऐसा काम है जो सर्टिफाई नहीं हो, बट खर्चा तो हो गया। तो खर्चा टोटल कितना हो गया, 605 हो गया। और कितना लगेगा, 495 निकल गया लॉस। देखिए कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड 500, कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड 105, तो 605 खर्चा लग गया। ये हो जाएगा हमारा कॉस्ट टू डेट, प्लस और कितना एस्टिमेटेड कॉस्ट है हमारा वो ले लेते हैं 495। तो कॉस्ट कितना हो गया हमारा टोटल 1100, लेस करिए रेवेन्यू 1000,
तो प्रोबेबल लॉस हमारा कितना है, 100 का हमारा लॉस होने वाला है। ठीक है, तो इसमें से कितना एक्चुअल पहले वो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो पहले परसेंटेज कंप्लीशन निकाल लीजिए। परसेंटेज कंप्लीशन हो गया हमारा कितना, ये हो गया कॉस्ट ऑफ रेट 605 बाई कितना 1100 इंटू 100, 55%। 55% काम तो हमारा हो ही गया, तो कर लेते हैं। एक्चुअल लॉस कितना होगा हमारा, 100 का 55% हमारा एक्चुअल लॉस है, उतना काम ही कर लिए। और फर्दर एक्सपेक्टेड लॉस कितना है हमारा, बैलेंसिंग फिगर 100 माइनस 55, 45 लाख का लॉस हो। टोटल लॉस कितना हो गया 100। इतना लॉस पीएल में क्या करेंगे, डेबिट, प्रोविजन नहीं रहेगा, यहाँ चेंज कर दीजिए खाली बस। ठीक है, ये वाला हो गया हमारा। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और देखिएगा, मेन हमारा 2 टॉपिक हो गया जो प्रैक्टिकल बेसिकली इसी से पूछेगा, केस स्टडी बना के पूछेगा। एक पॉइंट इसमें और ध्यान दीजिएगा ना कि अच्छा देखिए पहले कौन सा क्वेश्चन बन जाएगा ना, 1 तो बना लिए, ठीक है, 2 हो गया है, 3 में बना ही लिया आज, 4 होमवर्क दिया था मैंने, बन गया होगा, 5 बनाना है, 6 बनाना है, 7 बनाना है, 7 बना लीजिएगा, 8 बना लिए अभी, 9 बना लिए, आज ही बनाया। हाँ 10 बना देता हूँ, 11 बना लीजिएगा, बना लिए क्या, नहीं 11 बना लीजिएगा, और एक हमारा कौन सा 12 बना लीजिएगा, बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट देखिए यहाँ पर, ये वाला क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है, देखिए हम जो AS7 के हिसाब से प्रॉफिट निकालते हैं, तो प्रॉफिट के लिए हमको क्या चाहिए होता है, हम जो बेसिकली AS7 में प्रॉफिट निकालते हैं तो हमको प्रॉफिट के लिए क्या चाहिए होता है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। प्रॉफिट जो निकालते हैं ना वो पहले कॉमुलेटिवली निकलता है इकट्ठा, फिर इंडिविजुअली निकालते हैं। तो कॉमुलेटिवली अगर चाहिए तो रेवेन्यू भी क्या होगा, कॉमुलेटिवली हमको कॉमुलेटिव रेवेन्यू चाहिए होगा। रेवेन्यू मतलब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। जैसे मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट प्राइस अगर फिक्स हो गया तो कैसे बढ़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस अगर फिक्स हो गया तो कैसे बढ़ेगा, एक मिनट, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस अगर हमारा फिक्स हुआ सपोज, तो कैसे बढ़ सकता है, सपोज हमने काम, जो भी कॉन्ट्रैक्टर है उसने काम का क्वालिटी मेंटेन किया, मतलब हो सकता है एग्रीमेंट के अंदर कोई ऐसा टर्म्स एंड कंडीशन होगा, एग्रीमेंट के अंदर कोई ऐसा टर्म्स एंड कंडीशन होगा कि कॉन्ट्रैक्टी ने बोला कि अगर आपका इस क्वालिटी का काम रहा तो हम आपको इंसेंटिव देंगे, बोनस देंगे, मतलब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो ऐड करेंगे, रेवेन्यू बढ़ेगा। फिर हो सकता है कि बार अगर आपने कुछ क्वालिटी मेंटेन नहीं किया तो हम पेनल्टी भी काटेंगे, तो माइनस हो जाएगा। फिर मान लीजिए कि जितना काम करना था उससे ज़्यादा काम कर दिया, मतलब जितना वर्क था उससे ज़्यादा स्कोप ऑफ वर्क बढ़ गया या बढ़ा दिया गया, तो उसका रेवेन्यू भी क्या हो जाएगा, फिर बढ़ जाएगा। मतलब रेवेन्यू बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। तो प्रॉफिट निकालने के टाइम पे हमको रेवेन्यू चाहिए। तो खाली छोटा सा टॉपिक है रेवेन्यू निकालने का। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 10, बड़ा सिंपल सा है, देखिए क्युमुलेटिवली निकालना है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए बोलते रेवेन्यू निकालो, इनिशियली रेवेन्यू कितना था 2000, फर्स्ट ईयर में कोई चेंज नहीं है। सेकेंड ईयर में क्या हुआ, 2000 तो है इनिशियली, लेकिन बोलते हैं 400 रुपये का एस्केलेशन। एस्केलेशन क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि ये क्लोज होता है, एक पॉइंट होता है जो एग्रीमेंट के अंदर में रहेगा। इसमें ये होता है कि अगर किसी कारण से मटेरियल और लेबर का दाम बढ़ गया तो कॉस्ट बढ़ जाएगा, ये तो कंट्रोल में नहीं है, बढ़ भी सकता है। गवर्नमेंट का पॉलिसी है, लेबर का दाम बढ़ गया या मटेरियल का प्राइस पीछे से रिवाइज हो गया,
तो उस कारण से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टर को नुकसान हो सकता है क्योंकि खर्चा बढ़ जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा उसका। तो उस कारण से हो सकता है कि एस्केलेशन क्लोज हो कि अगर कोई मटेरियल लेबर का दाम बढ़ जाएगा तो उस केस में क्या होगा, रेवेन्यू को बढ़ा दिया जाएगा सर्टेन परसेंटेज तक, 100% बढ़े या 20% बढ़े, जो बढ़े वो क्वेश्चन दिया रहेगा। तो एस्केलेशन से रेवेन्यू कितना बढ़ गया, 400। तो रेवेन्यू पहले 2000 था, अब कितना हो जाएगा, 2400। लेकिन कुछ काम में दिक्कत हुआ तो 100 रुपये का जो भी फिगर है, पता नहीं किस में दिया हुआ है, छोड़ी इसी को लेते हैं, 100 रुपये का पेनल्टी काटा तो रेवेन्यू क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और थर्ड ईयर में फिर क्या हुआ, अलग अलग है। क्लेम 200 रुपये का, क्लेम मतलब 200 रुपये का, और काम कुछ किया, ये मैं पूरा प्रोविज़न पढ़ के बताऊंगा, और कुछ काम किया होगा उसका प्रोविज़न क्या है बेसिकली कि वो कॉन्ट्रैक्टर को और 200 रुपये उसे लेना होगा। क्लेम डाला मतलब कुछ काम किया होगा, और इंसेंटिव पेमेंट क्वालिटी मेंटेन किया कितना का, 300 रुपये का, तो वो उससे भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हमको रेवेन्यू निकालना बस। ओरिजिनली फिक्स कितना हुआ, 2000, चेंज नहीं होगा, ठीक है। फिर एस्केलेशन कुछ नहीं है, फर्स्ट ईयर में बढ़ेगा। क्लेम कुछ नहीं है फर्स्ट ईयर में। इंसेंटिव कुछ नहीं है फर्स्ट ईयर में। और पेनल्टी है, सॉरी नहीं है, फर्स्ट ईयर में तो नहीं है। तो फर्स्ट ईयर का रेवेन्यू कितना आ गया, 2000। अब ये डेटा नेक्स्ट ईयर में जाएगा। एस्केलेशन कितना आ गया, 400। पेनल्टी कितना आ गया, 100। तो कितना हो गया, 2300। फिर ये 400 एस्केलेशन तो हो गया ना, वो चीज़ थोड़ी होगा। फिर क्लेम भी है, क्लेम कितना है, 200। इंसेंटिव कितना है, 300। पेनल्टी भी तो जाएगा, माइनस करेंगे तो 2400, 2600, 2900, कितना हो गया, 2800। तो ये हो गया आपका रेवेन्यू। और ये क्यूमुलेटिवली है, क्यूमुलेटिव रेवेन्यू वाला। तो जो प्रॉफिट निकालते हैं ना परसेंटेज के हिसाब से रेवेन्यू का, तो ये लेना, ये रेवेन्यू है, ये रेवेन्यू। फर्स्ट ईयर में रेवेन्यू 2000, सेकंड ईयर में 2300, थर्ड ईयर में कितना, 2800। बस ये खाली फिगर है। उससे 2 नंबर का क्वेश्चन दे दे इससे, ठीक है। ये वाला हो गया, ठीक है। अब थोड़ा प्रोविज़न ऊपर का ये पढ़ लेते हैं एक बार। देखिए देखिए, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। अब थोड़ा सा थ्योरी बता देता हूँ, रीडिंग कर लीजिएगा। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंस बोलता है, रेवेन्यू एक्सपेंस का बेसिक प्रिंसिपल क्या है रिकॉग्नाइज करने का। बोलता है रेवेन्यू रिकॉग्नाइज उस पीरियड में होगा जिस साल वर्क परफॉर्म किए हैं, नॉर्मल है। जिस साल जितना काम हुआ उसके हिसाब से दिखाना है। फिर उसी जिस पीरियड में जितना काम हुआ उसके लिए आपने कितना खर्चा किया, तो उसको माइनस भी करेंगे। मतलब एक्रूअल कंसेप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंस वही लेना है जो बेसिकली आपका इस पर्टिकुलर ईयर में आपने कमाया है या फिर खर्चा किया है। अब बोलता है कि रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने का कंडीशंस क्या है, रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करेंगे। आपको याद होगा ऑब्जेक्टिव पढ़े थे लास्ट क्लास में A7 का, रेवेन्यू कितना दिखाएं और कब दिखाएं, कितना दिखाएं और कब दिखाएं। कब मतलब आपका जब काम हो जाएगा कितना, तो उसके लिए हमको रेवेन्यू का बेसिकली परसेंटेज निकालना होगा, कितना % काम हुआ, ठीक है। एक्रूअल बेसिस पे जब जब जैसे जैसे काम होते जाएगा और परसेंटेज के हिसाब से दिखाते जाएंगे। अब जब रेवेन्यू दिखाने लगेंगे कुछ उसका कंडीशन है। कंडीशन क्या है, बोलता है फॉलोइंग कंडीशंस जो है वो बेसिकली पूरा करना होगा ताकि आपका रेवेन्यू को बुक्स में रिकॉग्नाइज कर सकें। पहला कंडीशन क्या है, उसको मेज़र कर पा रहे हैं, रेवेन्यू को हम क्या कर पा रहे हैं, बेसिकली मेज़र कर पा रहे हैं, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है कि आपको कंफर्म है कि पैसा आएगा,
मतलब जो आपने कमा लिया उसका रेवेन्यू आपको रिसीव होगा, फ्यूचर बेनिफिट्स आपको रिसीव होंगे, इकोनॉमिक बेनिफिट। तीसरा, कॉन्ट्रैक्ट जो कॉस्ट है और अप टू स्टेज ऑफ कंप्लीशन, मतलब परसेंटेज कंप्लीशन निकाल पा रहे हैं। खाली रेवेन्यू निकालने से पता नहीं होगा, टोटल रेवेन्यू का कितना परसेंट आपको दिखाना है, उसके लिए परसेंटेज कंप्लीशन भी निकालना होगा, वो चाहिए। फिर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट एट्रीब्यूटेबल टू कॉन्ट्रैक्ट कैन बी क्लियरली आइडेंटिफाइड। जब आप रेवेन्यू और जब आप प्रॉफिट निकालते हैं तो प्रॉफिट के लिए आप रेवेन्यू माइनस कॉस्ट करना होता है। तो जो बेसिकली आपका खर्चा लगा है वो उसको क्लियरली आप एट्रीब्यूट कर पा रहे हैं कि हाँ ये यही खर्चा है जो इसके लिए लगा है। हो सकता है कुछ खर्चा ईयर 2 के लिए लगा हो, तो हमको खाली अगर हम ईयर 1 का प्रॉफिट निकाल रहे हैं तो खर्चा ईयर 1 का ना लेंगे, क्योंकि बिना कॉस्ट के प्रॉफिट तो नहीं है, खाली रेवेन्यू से क्या कर लेंगे हम लोग। ठीक है, ये हुआ। देखिए, अगर कोई रेवेन्यू आपने दिखा दिया, लग रहा है कि रेवेन्यू आपको आएगा, तो आपने दिखा दिया, सारा कंडीशन पूरा हो गया, एस्टिमेट कर पा रहे थे, अमाउंट जो भी था कितना लगा, परसेंटेज सब कुछ कर पा रहे थे, तो मैंने दिखा दिए। बाद में पता चला कि अब आने का चांसेस कम है, तो आप उसका प्रोविजन खड़ा करिए, पीएल में डेबिट कर दीजिए। जो रेवेन्यू एक बार दिखा दिए वो दिखा दिए, सही तरह से अगर दिखाए थे, तो बाद में अगर मालूम पड़ा कि आने का पॉसिबिलिटी नहीं, तो एक तरह से क्या होने वाला है, बैड डेट्स, उसका प्रोविजन खड़ा करना होगा। ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा, अनसर्टेनिटी। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में क्या क्या आएगा पढ़ लीजिएगा ये वाला। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में एक आएगा साइट लेबर कॉस्ट इंक्लूडिंग सुपरविजन, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कितना यूज हुआ, डेप्रिसिएशन, कॉस्ट ऑफ मूविंग प्लांट, कॉस्ट ऑफ हायरिंग प्लांट, कॉस्ट ऑफ डिज़ाइन, टेक्निकल असिस्टेंस लगा है, तो नॉर्मली खर्चे लगते हैं। रेक्टिफिकेशन में खर्चा लगा, कोई गारंटी वर्क कुछ दिए थे भी हाँ ये काम करेंगे, कोई क्लेम फ्रॉम थर्ड पार्टी कुछ काम किए, सामने वाले को नुकसान हो गया, उसका क्लेम को ठीक मतलब फुलफिल किए। कोई प्री कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट जो स्टार्टिंग में इनकर किया होगा, अगर लगता कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा तब ये खर्चा भी जुड़ेगा। ठीक है, ये जो कॉस्ट है बेसिकली ये सारा पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट का है। ये मैंने ऊपर क्या लिखा हुआ था, स्पेसिफिक, जो पता है कि इसी के लिए लगा है। ठीक है, अब और खर्चे कौन से होंगे, दो आएंगे। कॉस्ट एट्रीब्यूटेबल मतलब जिसको लिंक किया जाएगा, जिसको लिंक, मान लीजिए इंश्योरेंस की, तो इंश्योरेंस 3-4 पूरा बिजनेस का कर दिए और बिजनेस में 3-4 कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं, तो इंश्योरेंस को क्या करना होगा, बेसिकली आपको बाइफरकेट करना होगा, एट्रीब्यूट करना होगा। कोस्ट डिज़ाइन हो गया, कंस्ट्रक्शन ओवरहेड हो गया, कुछ भी ऐसे खर्चे जो लग रहा है कि इन जनरल लगा है सबके लिए, तो खर्चे को क्या करने होंगे, एलोकेट करने होंगे, मतलब लिंक करना होगा। ठीक है, ये खर्चे भी अगर कस्टमर से चार्ज कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कुछ ऐसा काम किए जिसका रिम्बर्समेंट आना चाहिए, डेवलपमेंट कॉस्ट रिम्बर्समेंट में, ये सब नॉर्मल है, ये सब पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्या क्या खर्चे नहीं आएंगे, ये वो खर्चे हैं जो बेसिकली ऑफिस के हैं या सेलिंग वाले खर्चे हैं जिसका कॉन्ट्रैक्ट से लेना देना नहीं है। अगर कॉन्ट्रैक्ट से लेना देना होगा तो खर्चे कॉन्ट्रैक्ट में जोड़ेंगे, कॉस्ट में ऐड होगा। ऑफिस एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेशन के, सेलिंग एक्सपेंस, R&D, डेप्रिसिएशन ऑफ आइडल प्लांट यूज ही नहीं हुआ, कॉस्ट जो बेसिकली प्री कॉन्ट्रैक्ट था लेकिन कंफर्म नहीं था क्यों मिलेगा, मिलेगा तो फिर जोड़ेंगे, मिल गया तो जोड़ लेंगे। ठीक है, रेवेन्यू में अभी बड़े रेवेन्यू में ये वाला बनाए ना, जितना एग्री था एस्केलेशन से बढ़ेगा, क्लेम कुछ हमको लेना है मतलब कस्टमर से जो पहले से नहीं था, फिर आउटपुट बढ़ गया, फिर स्कोप चेंज हो गया, इंसेंटिव कोई पेनल्टी माइनस हो जाएगा। ठीक है, प्रोविजन फॉर एक्सपेक्टेड लॉस तो पढ़े लिए थे। देखिए, हम पढ़ रहे हैं A7, तो A7 में बेसिकली प्रॉफिट निकालने के लिए हमको कॉस्ट चाहिए होता है, रेवेन्यू चाहिए, तो कॉस्ट हमको एस्टिमेट करना पड़ता है। तो कॉस्ट को एस्टिमेट करने कोई ना कोई तरीका होगा। ठीक है, तो एस्टिमेट अगर बेसिकली किया गया है कॉस्ट, तो एस्टिमेट करने का एक एस है, S5। ठीक है, तो बोलता है कि अगर कोई एस्टिमेट बेसिकली चेंज हुआ है, ठीक है, एस्टिमेट बेसिकली चेंज हुआ है, मतलब कुछ भी एस्टिमेट आपने किया है तो उसका बेसिकली आपको डिस्क्लोजर देना होगा एज पर S5। ये A7 का पार्ट नहीं है, A7 में एस्टिमेशन का यूज़ होता है, तो उस एस्टिमेशन को डिस्क्लोज करने के लिए किसका यूज़ किया जाएगा, S5 के तरीके से डिस्क्लोज किया बताना होगा। ठीक है,
तो एस्टिमेट बार बार चेंज हो सकता है ना, देखिए लिखा हुआ है, देखिए द इफेक्ट ऑफ चेंज इन एस्टिमेट ऑफ रेवेन्यू और कॉस्ट, इसको किसके हिसाब से दिखाना होगा, AS5 के हिसाब से डिस्क्लोज करना होगा, ठीक है। अब उसके बाद ये सब डिस्क्लोजर है जो देने पड़ेंगे, ये क्वेश्चन इससे बनता है, आप पहले वो सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। डिस्क्लोजर मतलब ये सारे डिस्क्लोजर हैं, मतलब डिस्क्लोजर क्या होता है, देखिए हम बेसिकली बैलेंस शीट PL बनाते हैं ना, तो बैलेंस शीट PL को बोलते हैं फेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। बैलेंस शीट और जो PL होता है, ये जैसे मान लीजिए बैलेंस शीट है, इधर क्या आता है एसेट, इधर क्या आता है लायबिलिटी, फिर आता है इधर PL, ठीक है। ये दोनों क्या है एक्चुअली, ये फेस हुआ, ये फेस हुआ किसका, ये बैलेंस शीट का फेस है, ये फेस किसका है, ये फेस ऑफ PL है, ठीक है। तो बैलेंस शीट PL के अंदर में ऐसे बहुत सारे आइटम्स हैं जिसका बेसिकली आपको ट्रीटमेंट बताना पड़ता है। जैसे यहाँ पर सपोज यहाँ पर क्या आता है, क्लोजिंग स्टॉक आता है ना क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे करते हैं आप, FIFO से करते हैं या फिर मान लीजिए किससे करते हैं, वेटेड से, वेटेड एवरेज से करते हैं। तो यहाँ तो लिखा नहीं जाता है ना, तो उसका अलग से नोट देना होगा, उसका नोट्स देना मतलब क्या बोलते हैं उसको, डिस्क्लोजर। मतलब बैलेंस शीट PL में आपने जो जो ट्रीटमेंट यूज़ किया, जो जो अकाउंटिंग पॉलिसी यूज़ किया, उसका आपको डिस्क्लोजर देना पड़ता है, नोट देना पड़ता है। वो या तो बैलेंस शीट PL के अंदर में दे दो या बैलेंस शीट PL के बाहर दे दो, उसको बोलते हैं नोट्स टू अकाउंट्स, उसको बोलते हैं नोट्स टू अकाउंट। तो कॉन्ट्रैक्टर ने भी तो कुछ कुछ एस्टिमेट किया होगा, जैसे बोलता है स्टेज ऑफ कंप्लीशन कैसे निकाले थे, ठीक है। और दूसरा आपने किस मेथड से रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया है, किस मेथड से किया, वैसे मेथड तो एक ही है आपका, परसेंटेज कंप्लीशन, और स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकाले कैसे, ये सारा बताना होगा, नोट्स में बताना होगा, इसको कॉन्ट्रैक्टर बताएगा। कुछ और डिस्क्लोजर भी हैं, ये बार रीडिंग कर लीजिएगा, इसको मैं बता दूँगा, एक क्वेश्चन इससे बन जाता है। ये सब डिस्क्लोजर करने पड़ते हैं, कितना रेवेन्यू दिखाया, कितना कॉस्ट इनकर्ड किया प्लस प्रॉफिट, एडवांस कितना रिसीव किया, कितना कस्टमर से पैसा लेना है, कितना कस्टमर को पैसा देना है, अगर ज़्यादा पैसा ले लिया तो काम किया, उससे ज़्यादा ले लिया, ये सब बताना पड़ेगा। एस्केलेशन तो देख ही लिए, ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा। ये क्वेश्चन सारा बना लीजिए एक बार, मैं क्वेश्चन एक बार दिखा देता हूँ आप लोग को। ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ, ये सेकंड हुआ, डिस्क्लोजर से क्वेश्चन बनता है, अभी फिलहाल इसको मैं आप बना लीजिए प्रैक्टिस। थर्ड क्वेश्चन हुआ, ये 4 हुआ, ये 5 हुआ, ये 6 हुआ, ये 7 हुआ, 8 बना लिए थे, ये 9 हुआ, ये 10 हुआ, बना लिए, ये 11 हुआ, ये 12 हुआ, ठीक है। वे ट्राई करिए इसको।